हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएसटी क्लास। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था पेमेंट ऑफ टैक्स। तो पेमेंट ऑफ टैक्स का अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है टीडीएस एंड टीसीएस। इनका मीनिंग जानते हैं पहले। टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। आपने इनकम टैक्स के सब्जेक्ट में भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन हम यहाँ पे जीएसटी की बात कर रहे हैं। तो जीएसटी के लिए सीजीएसटी एक्ट में भी इनको डिफ़ाइन किया गया है। इनसे संबंधित प्रोविज़न्स को सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 51 में और 52 में डिफ़ाइन किया हुआ है कि आपने किस तरह से टीडीएस काटना है, किस तरह से डिपॉजिट कराना है। ऑलमोस्ट इसके वही प्रोविज़न्स हैं जो कि आपने इनकम टैक्स में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। फिर भी हमारा जीएसटी के अंदर भी ये टॉपिक आता है, तो हम इसका एक क्विक रिव्यू ले रहे हैं। टीडीएस अंडर जीएसटी सेक्शन 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट डिफाइंस टीडीएस। टीडीएस मीन्स टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम टैक्स को कलेक्ट करते हैं। रिसिपिएंट जब भी सप्लायर को किसी सप्लाई की पेमेंट करेगा तो वो उस पेमेंट को करने से पहले उस पेमेंट की जो वो टैक्सेबल वैल्यू है उसका एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट उसको डिडक्ट करेगा। उसी को हमने टीडीएस कहना है। टीडीएस बेसिकली वैल्यू ऑफ सप्लाई का 2% होगा। इंडिया में इसे पे एज यू अर्न कहा जाता है, यानी कि जैसे ही आप कमा रहे हो उसी टाइम उसके ऊपर टैक्स दे दो। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में इसे विद होल्डिंग टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। टीडीएस टैक्स की चोरी को रोकने का एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है। सेक्शन 51 में इसको डिफाइन किया गया है। इस सेक्शन के अंदर उन डिडक्टर्स के नाम लिखे गए हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने टीडीएस के लिए मैंडेटरी बनाया है कि आपको टैक्स काटना ही काटना है। यहाँ पे हमारे पास आएंगे ये 4 जो आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, ये आपके वो पर्सन्स हैं जो कि टैक्स काटने के लिए लायबल हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या इनकी कोई एस्टैब्लिशमेंट, कोई लोकल अथॉरिटी, कोई नोटिफाइड पर्सन या फिर कोई गवर्नमेंट एजेंसीज। अब हम बात करेंगे जीएसटी लॉ के अंडर टीडीएस के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, या जीएसटी के अंदर टीडीएस कैसे एप्लीकेबल है। फर्स्ट, कौन कौन से पर्सन्स टीडीएस काटने के लिए लायबल हैं, वही 4 जो हमने अभी ऊपर किए हैं। नेक्स्ट है कितना परसेंट, ये भी हमने अभी डिस्कस किया, 2%। सीजीएसटी और एसजीएसटी है तो 1% हो जाएगा। सेक्शन 20 ऑफ आईजीएसटी एक्ट ने कहा कि 2% आप मैक्सिमम डिडक्ट कर सकते हो। जब आपकी थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि जब भी आपकी किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई 2,50,000 से एक्सीड करती है तो वहाँ पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। जितना भी टैक्स आपने काटा है अगले महीने की 10 तारीख तक आपको वो गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कराना है। आपने जब अगले महीने की 10 तारीख तक डिपॉजिट कराया तो उसके 5 दिन के अंदर अंदर आपको टीडीएस का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। टीडीएस कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, जब किसी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने दूसरे पीएसयू को कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की हैं, या फिर सप्लायर और रिसिपिएंट की लोकेशन, उनका प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट है। मैंडेटरी, जो व्यक्ति जीएसटी के अंदर टैक्स को डिडक्ट करते हैं सोर्स पे, उन व्यक्तियों का जीएसटी एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। टीडीएस कहाँ पे शो होता है, डिडक्टर और डिडक्टी 2 पर्सन हैं। अभी मैं आपको डिडक्टर और डिडक्टी भी बताती हूँ। अगर डिडक्टी का केस है तो अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उसको लिखेगा ताकि वो उस अमाउंट को फ्यूचर में अपनी फर्दर जीएसटी के अंदर अराइज होने वाली लायबिलिटीज़ के लिए यूज़ कर सके। और दूसरा, अगर डिडक्टर है तो वो अपनी जितनी भी रिटर्न फाइल करेगा सेक्शन 39 के अंडर, वो उसमें मेंशन ज़रूर करेगा कि कितना अमाउंट टीडीएस की फॉर्म में कटा हुआ है। अगर आपने कोई ज़्यादा अमाउंट डिडक्ट कर दिया है या गलत अमाउंट डिडक्ट हो गया है तो ऐसे एरर के लिए, ऐसे एक्सेस डिडक्शन के लिए कोई भी डिडक्टर या डिडक्टी सेक्शन 54 के अंडर इन्हें क्लेम, इनके रिफ़ंड के लिए क्लेम कर सकता है। अब हम बात कर रहे थे डिडक्टर और डिडक्टी की। आपको सप्लायर और रिसिपिएंट सबको पता है। सप्लायर सप्लाई करेगा, रिसिपिएंट गुड्स को रिसीव करके बदले में पेमेंट करेगा। अब पेमेंट किसने करनी है, रिसिपिएंट ने। जब रिसिपिएंट ने पेमेंट करनी है तो वो टैक्स काट कर पेमेंट करेगा। तो टैक्स यहाँ पे कौन काट रहा है, रिसिपिएंट। तो डिडक्टर काटने वाला कौन हुआ, रिसिपिएंट। डिडक्टर यानी रिसिपिएंट और डिडक्टी यानी कि सप्लायर जिसने उस टैक्स कटे हुए अमाउंट को रिसीव किया है। एग्जाम्पल देखिए, सप्लायर ने सप्लाई किया 1000 रुपीज़ की किसी रिसिपिएंट को, इसके ऊपर जीएसटी लग रहा था 18%, रिसिपिएंट उसके ऊपर 1% टीडीएस काट के दे रहा है।
तो यहाँ पे आपकी जीएसटी की रेंज तो आपने लगानी नहीं है, जीएसटी का रेट आप नहीं लगाओगे क्योंकि वो तो अलग से आपके इनवॉइस में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आपका टीडीएस का क्वेश्चन आता है, तो टीडीएस कितना कटेगा? 1%। किसका? 1000 रुपीज़ का, जितनी सप्लाई की गई है। 1000 का 1% 10 रुपीज़ टीडीएस की फॉर्म में कट जाएगा। तो बच्चे ये था हमारा टीडीएस। दूसरा हमारे पास आता है टीसीएस। टीसीएस का मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 52 टीसीएस को डिफाइन करता है। अब हम कह रहे हैं कि टीसीएस क्या है। आपको बस एक चीज़ जो बच्चे ध्यान रखनी है थोड़ी सी, वो ये है कि टीडीएस और टीसीएस में जो मेन डिफरेंस है, टीडीएस रिसिपिएंट डिडक्ट करेगा। अब हम टीसीएस की बात कर रहे हैं, ये टैक्स को कलेक्ट करने का ऐसा तरीका है जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर यूज़ करते हैं। यानी कि सप्लायर जब अपनी गुड्स या सर्विसेज को डायरेक्टली सप्लाई नहीं कर रहा, किसी एजेंट की, किसी मिडल मैन की हेल्प ले रहा है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जब किसी सप्लायर की गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हैं जीएसटी पोर्टल के थ्रू, और उस पोर्टल से कौन डील कर रहा है? ईसीओ। तो इनके द्वारा जो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है वो हम कहेंगे कि वो है टीसीएस। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन कौन हो सकते हैं? हम पहले भी इनको पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अगर आप कैब बुक कर रहे हैं तो ये ओला, उबर, ये सब आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं जो कि ऑनलाइन आपको गुड्स से सर्विसेज अवेलेबल कराते हैं। कौन कौन से पर्सन्स टीसीएस काटने के लिए लायबल हैं? हर ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स कलेक्ट करने के लिए, यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के लिए वो लायबल है। 1% होगा, टीडीएस है तो 2% और टीसीएस है तो 1%, जो कि 50-50 हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड, जो भी पर्सन टीसीएस कलेक्शन के लिए लायबल हैं उनका जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। जब भी आपने किसी ईसीओ ने टैक्स कलेक्ट किया है तो अगले महीने की 10 तारीख तक उसको भी गवर्नमेंट के अकाउंट में वो डिपॉजिट कराना ज़रूरी है। हर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को अगले महीने की 10 तारीख तक मंथली स्टेटमेंट प्रेजेंट करना ज़रूरी है, और ई कॉमर्स ऑपरेटर को एनुअल स्टेटमेंट भी प्रेजेंट करना ज़रूरी है, जो कि किसी फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होते ही उसी ईयर के 31 दिसंबर या उससे पहले तक उसे एनुअल स्टेटमेंट भी प्रेजेंट करने ज़रूरी हैं। लास्ट है नोटिस टू द ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर को एक नोटिस दिया जाएगा, जिस नोटिस में वो ये मेंशन करेगा कि उसके पास सप्लायर की कितनी गुड्स या सर्विसेज अभी भी एग्जिस्ट करती हैं उसके गोडाउन में, उसके वेयर हाउस में। ये नोटिस कौन देगा? ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि डीसी रैंक से कम का नहीं होगा। तो बच्चे ये था हमारा टीडीएस और टीसीएस, ये इसके प्रोविजंस हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है।